मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज 12 जून है। 12 जून एक ऐसी तारीख है जो हमारे समकालीन इतिहास में बहुत महत्व रखती है। इसका महत्व क्यों है, उसके लिए 12 जून 1975 को क्या हुआ ये जानना जरूरी है। हमारे बाद की पीढ़ी जो है उसके लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद उन्होंने अपने इम्तहान वगैरह के सिलसिले में इसको पढ़ा हो, शायद उन्होंने कभी कभार इस पर हुए राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में सुना हो और शायद उन्हें पता भी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में वो नहीं पता होगा जो उन्हें पता होना चाहिए। इसलिए आइए आपको फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि 12 जून 1975 को इस देश में क्या हुआ था और 12 जून हमारी अपनी जो भारत की जीवन यात्रा है उसके लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। तो उस दिन के बारे में एक कार्यक्रम बनाते हुए दूरदर्शन ने क्या कहा और कैसे इसको पेश किया, पहले तो दूरदर्शन का ये एक छोटा सा एक टिप्पणी सुनिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाए क्यों? कारण था सत्ता पर उठे वाजिब सवाल। दरअसल 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। फिर क्या था? इस व्यक्तिगत सवाल को इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा और संकट का बहाना बना दिया, क्योंकि विपक्ष सरकार पर पहले से ही लगातार दबाव बनाए हुए था। आपातकाल में इस बात का पूरा प्रयास किया गया कि नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना आम जनता तक न पहुंचे। आपातकाल की घोषणा होते ही शुरू हो गया देश भर में और विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मधु लिमय, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई नेताओं को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी आपने सुना कि 12 जून को क्या हुआ था। तो 12 जून को जो ये कुछ हुआ, इसके बाद उसकी परिणति हुई 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल के रूप में। आपातकाल यानी नागरिकों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। जो विपक्ष था उसके तमाम लोग जेलों में डाल दिए गए और जो विपक्ष बन सकता था उनको उसके पहले उन पर कार्रवाइयाँ कर दी गई, उनके कानूनी अधिकार ले लिए गए। तो एक तरह से वो जो भी कुछ करते वो गैर कानूनी होता। तो ये करके उन्होंने लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए। इसलिए इस सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाद पैदा हुई बहुत सारी पीढ़ी को इसके बारे में उतना सब कुछ पता नहीं है। आज के जो अनुभव हैं उससे, अपने अतीत के अनुभवों से, उनको जब आमने सामने आप रखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा और अपने अनुभवों से सीख के हर मनुष्यता की पीढ़ी जो है आगे उसको दुरुस्त करती है जिससे वो गलतियां फिर से न हो। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो उन्हीं श्रीमुख से सुनिए जिन्होंने ये फैसला लिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आधी रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन 25 जून 1975 के इस अंधेरे ने हमारी लोकतांत्रिक आत्मा को छलनी करने की पूरी कोशिश की। इस आपातकाल में सिर्फ लोग और राजनीतिक नेता ही बंधक नहीं बने, इसने संविधान को भी बंधक बनाने की कोशिश की। आपातकाल के इस दौर में संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया, जो हमें देता है कानून के सामने समानता का अधिकार, देता है हमें राइट टू लाइफ यानी जीने और स्वतंत्रता का अधिकार, जो देता है गिरफ्तार हुए आम लोगों को भी मौलिक अधिकार की गारंटी। आपातकाल ने ये सारे अधिकार छीन लिए। ये जो कुछ भी आपने सुना, ये सब हुआ था पिटीशन नंबर 5 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण नाम के मुकदमे में। राजनारायण जी एक बहुत बड़े विपक्ष के नेता थे और श्रीमती गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा करते थे। वो कई चुनाव हारे थे। 77 में बाद में वो जीते, लेकिन उसके पहले वो कई चुनाव हारे थे। उनकी ये पिटीशन थी और उस पर ये फैसला हुआ था। इस फैसले में श्रीमती गांधी के 1971 के चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया गया था, यानी वो निरस्त कर दिया गया था, और साथ ही श्रीमती गांधी के आने वाले आगामी 6 सालों के लिए किसी भी किस्म का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना बड़ा फैसला एक हाई कोर्ट में एक जज ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था, जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, जिनकी 2008 में बाद में मृत्यु हुई। और उन्होंने करीब 258 पेज का जजमेंट लिखा था। इस मामले की सुनवाई तो 23 मई को ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसका फैसला उन्होंने 12 को सुनाया, और ये ऑपरेटिव पार्ट सुनाए जो मैंने आपको बताया। उस समय और आज के समय से आपको अपने अतीत से अपने वर्तमान की तुलना भी करनी चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। आज हमारी हालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत थी, मामला जाता है। मामला जो बेंच सुनती है और जो इसको हेड करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो उसमें सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं। फिर वो रिटायर होते हैं, और रिटायर होने के कुछ महीनों के भीतर ही उनको राज्यसभा के लिए सरकार मनोनीत कर देती है। ये इसलिए जानना, देखना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस 12 जून का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम। तो इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है, जो वहाँ सामाजिक मामलों पर संघर्ष किया करते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायत करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और सक्रिय रहते हैं। एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य बन गए थे, उसमें शामिल हो गए थे, उनके लिए काम किया था, लेकिन अब वो उन्हें संतोष नहीं मिला, तो उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया है सरकार ने एक ट्वीट करने पर। उन्हीं से सुनिए क्या मामला है, क्यों है और क्या है ये सब। मैं सूर्य प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूँ, पूर्व आईएएस अधिकारी हूँ। योगी सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है, चूँकि मैंने मुख्य सचिव से एक प्रश्न पूछ लिया कि आप जिलाधिकारियों को फटकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने टेस्ट के लिए सैंपल क्यों भेज रहे हो, क्या ये सही है? इतना सवाल किया था। इस सवाल में ना आलोचना है, ना कोई अपमान है किसी का। एक पूर्व नौकरशाह वर्तमान नौकरशाह से एक सवाल पूछ रहा है, उसका सिंपल जवाब बनता था यस और नो। एफआईआर तो नहीं बनती थी। चलिए, बहरहाल एफआईआर दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 6000 प्रतिदिन है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, कुछ पता नहीं चलता, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब जिलों से 75 जिलों से 1 लाख से ऊपर सैंपल प्रतिदिन आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम 15,000 10,000 टेस्ट करा रहे हैं। तो एक्चुअल संख्या क्या है ये बताओ। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 75%, 50%, 25% जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जो यूपी में आए हैं, चाहे वो 25 लाख हैं, 30 लाख हैं, उनमें संक्रमित लोग हैं, तो उनके टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों उनको मरने पे छोड़ रहे हैं आप लोग? जब संक्रमित हैं तो टेस्ट कराइए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार से। और कब टेस्ट कराओगे, कब उनकी जान बचाओगे? तीसरा प्रश्न मैं सरकार से ये करना चाहता हूं कि सरकार क्लियर पॉलिसी बताए कि पॉलिसी क्या है। क्या आपकी पॉलिसी नो टेस्ट नो कोरोना है, यानी टेस्ट नहीं कराएंगे, कोरोना की संख्या कम रहेगी? हमारी जनसंख्या के सापेक्ष जो 21% जनसंख्या देश में है, आपके यहाँ पूरे देश के संक्रमण का 3.9% है, केवल 11,000, और पूरे देश का 2,86,000। ये कैसे हो सकता है? या तो आपने वैक्सीन विकसित की है, या फिर आपने कोई जड़ी बूटी पिलाई है। ये सरकार से ये मेरे प्रश्न है, सरकार इनका उत्तर दे दे मुझे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये प्रश्न आपका भी है, आमजन का भी है, मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूँ। तो वो तो एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस अफसर की कहानी है, जो वहाँ प्रमुख सचिव जैसे बड़े पदों पर रहे हैं, ये उनकी कथा है। लेकिन जो ऐसे पदों पर नहीं है, लेकिन जिनके बारे में कम से कम इस सरकार में और इस समय जो सरकार को चलाने वाला दल है, जिसकी वजह से ये सरकार है, उसमें बहुत ज़्यादा कौतूहल रहता है, वो है हमारे सैनिक। लेकिन एक सैनिक जो सियाचिन में, जो सबसे कठिन ड्यूटी होती है इस देश में, सियाचिन में, जिसमें हर साल हम लोगों के कुछ सैनिकों की ठंड में रहने की वजह से मृत्यु हो जाती है, वहाँ के वातावरण की वजह से, वहाँ तैनात एक आदमी की, एक हमारे सैनिक की व्यथा जरा सुनिए। चूंकि सैनिक तो वहाँ बंदूक लेके देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन वो जो अपनी घर की सुरक्षा के लिए यहाँ की सरकार पर निर्भर है, उसके साथ क्या हो रहा है और उस जैसों के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए कोई सुनने वाला है भी जहाँ? इस निजाम का क्या हाल है, ये उसके मुंह से ही सुनिए। हो सकता है कि ये समस्या सॉल्व हो गई हो, वीडियो आने में यहाँ देर हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समस्या पैदा ही क्यों हुई और ये पुलिस राज की हालत क्यों है,
ऐसा क्यों है कि पुलिस जो चाहती है वो कर रही है, और पुलिस को इतने मनबड़ होने का अधिकार कैसे मिला हुआ है? ये तो पूछने वाले सवाल है। 12 जून को कम से कम जरूर सुनिए इनको। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्य ने 25,000 रुपये की डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में? खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है। इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहां से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रेणु सागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियां टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गांव चले गए और रेणु सागर का घर छोड़ दिए। 28 अप्रैल को हमारे घर में चोरी हो जाती है। 29 अप्रैल को रेणु सागर चौकी इंचार्ज को बताया, उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में उसे पता है कि कोई दूर का चोर पूरा घर खाली नहीं कर सकता, बगल का ही होगा जो कि टप्पू विश्वकर्मा है। और टप्पू विश्वकर्मा के पास सिपाही गोरखनाथ अपने पूरे टीम के साथ वहां पे बैठते उठते हैं, दारू खाते पीते हैं। इसके साथ वो चोरों का सरगना है। जितनी चोरी होती है सबका कमीशन गोरख यादव का देते हैं। मैं चाह रहा था उदाहरण इस समय उत्तर प्रदेश से ही इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये 12 जून की तिथि उत्तर प्रदेश से ही पैदा हुई। तिथि तो पहले से थी, लेकिन इसका महत्व उत्तर प्रदेश के ही एक फैसले से पैदा हुआ। इसलिए मैं आज ज़्यादा घटनाएं सब उत्तर प्रदेश की ही ले रहा हूँ। एक और घटना इस समय बहुत चर्चा में है और जिसको लेकर बहुत उद्विग्न है बहुत सारे लोग। समाज में एक पिछड़ी जाति का एक बहुत बड़ा समूह है उत्तर प्रदेश में, उसके लोग बहुत ज़्यादा उद्विग्न हैं। कल उन्होंने लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। उनकी शिकायत ये है कि प्रतापगढ़ जिले में उनके समुदाय के लोगों के ऊपर सवर्ण जाति के कुछ लोगों ने, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर पदों पर सिर्फ सवर्ण लोग हैं, पुलिस के सारे प्रमुख पदों पर वही लोग हैं, और इस वजह से जातीय भेदभाव हो रहा है। उनके खिलाफ व्यापक हिंसा की गई एक पक्ष द्वारा, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी स्त्रियों को अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट हुई, लूटपाट हुई। वो सब मुकदमे ठीक से नहीं लिखे गए, उल्टे उन्हीं के खिलाफ, इसके खिलाफ विरोध करने के जुर्म में उन्हीं के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लिखा दिए गए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि जो मूल कंप्लेनेंट है उस मामले की, उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक आंदोलन का किंग पिन बता के ज़्यादा सख्त धाराएं उस पर लगाई जा रही हैं। वहाँ विपक्ष के ऐसे नेता जो सामाजिक सवालों पर लड़ते हैं, जैसे राजभरों की पार्टी के वो जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं इसी सरकार में, उनको भी वहाँ जाने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए। तो इस समय बड़ी एक ऐसे फैसले हो रहे हैं, पुलिसिया फैसले जिन्हें आप कहें, कि 12 जून की याद बार बार आ रही है। और प्रतापगढ़ की घटना तो इसमें एक तरह से आग में घी डाल रही है। देखिए लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनसे मिल लीजिए। ये लोकतंत्र की आहट सुनाते हैं। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीडियो ठीक ठाक न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो जगमोहन लाल सिन्हा के प्रदेश में लोगों को अगर ऐसा समाज मिले जिसमें पुलिस ही सारे फैसले कर रही हो और फैसले जो हैं लोकतांत्रिक प्रभाव से न हो रहे हों, उसमें लोकतांत्रिक आहट न हो, विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई हो, दबाई जा रही हो, उसी तरह से जैसा आपातकाल में एक समय हुआ, तो ज़रूर इससे पुराने सबक से लोगों को सीख के
कुछ बेहतर करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा में समय से उठ खड़े होना चाहिए। ये नहीं कि समय निकल जाए और फिर वो तानाशाही के एक दूसरे दौर में के शिकार हो जाए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र रहे, विपक्ष रहे, गलत सही कहने वाले लोग रहें, उनको सुना जाए, उन पर फैसले हों, उन पर एक्शन हो। तो ये सब कोर्ट्स रहें और प्रेस रहे, ये सब रहना चाहिए। 12 जून को हम इसीलिए याद करते हैं। तो आज इतना ही, फिर कुछ ऐसा याद करेंगे और आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।